3, 2, 1, action. तो सर लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने ये तो सॉलिडिफाई कर लिया था कि आइस एज एक रियलिटी है, इट एग्जिस्ट्स एंड इट्स कमिंग। अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये आ कब रही है। सबसे मुश्किल सवाल क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि 2-3 वजूहात होती हैं। एक तो ये है कि वक्त के साथ साथ ज़मीन का ऑर्बिट, ज़मीन की ओरिएंटेशन तब्दील होती है और कब तब्दील होगी कहना इंतहाई मुश्किल। सेकंड, आपको रीज़न याद होगी कि सन स्पॉट्स के हवाले से हमने बात की कि सन स्पॉट्स कम हो जाएंगी, सोलर रेडिएशन कम हो जाएंगी और आगाज़ होगा आइस एज का। इसके अलावा हमने एक बात की थी पोलर वोर्टेक्स के हवाले से कि जिसकी वजह से दुनिया के मौसम चेंज होते हैं। पिछले चंद सालों में हमने तब्दीलियाँ देखी हैं पोलर वोर्टेक्स के हवाले से। तो ये कुछ इंडिकेटर हैं कि लगता है कि आइस एज ने आना है और जल्द आना है। उसकी वजह ये है कि जो नासा के पास डाटा है, वो डाटा ये कहता है कि दिस इज़ द लास्ट सोलर साइकिल, ये आखिरी सोलर साइकिल है जिसने आज से 8 साल के बाद यानी 2030 में ख़त्म हो जाना है। 2030 में इसने ख़त्म हो जाना है। इसका मतलब है कि उसके बाद सन स्पॉट्स काफ़ी कम हो जाएंगे, सूरज अपने स्लीपिंग मोड में चला जाएगा, सोलर रेडिएशंस कम हो जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2030 के बाद 2031 स्टार्ट होगा, हम सुबह जागेंगे तो आइस एज आ चुकी होगी। अभी आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपका नहीं यानी इस प्लेनेट का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलरेडी हाई है। पहले इस टेम्परेचर ने मामूल पे आना है, कितने साल लगेंगे कहना मुश्किल है। एक डेकेड भी लग सकता है, चंद सालों में भी ये टेम्परेचर वापस आ सकता है। जब ये टेम्परेचर नॉर्मल होगा उसके बाद ये बिलो फ्रीजिंग पॉइंट जाएगा और वो आगाज़ होगा आइस एज का इस प्लेनेट पे। सर आपने अभी आइस एज की वजूहात और उसके कुछ इंडिकेटर्स की बात की। क्या हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद है किसी ऐसी सिविलाइजेशन का या किसी ऐसी टाउन का या किसी ऐसी जगह का जिसकी एविडेंस के बेस पे हम ये बता सकें कि इस जगह पे आइस एज जो है वो इम्पैक्ट करके गुजरी है पास्ट में? देखें, बिल्कुल है। जिस इलाके में हम बैठे हैं ना, जनूबी एशिया, पाकिस्तान, ये इलाके उस वक्त कोई बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थे। ना उस वक्त का इन इलाकों में डाटा मौजूद है, ना लिटरेचर मौजूद है। उस वक्त जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरियाज़ थे इस प्लेनेट पे वो थे यूरोपियन कंट्रीज़ थे, अमेरिका था कुछ हद तक। तो लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि उस वक्त की पेंटिंग्स मौजूद हैं यूरोप की कई लैब्स में, इस वक्त भी वो पेंटिंग्स मौजूद हैं। इसके अलावा रिसेंटली 8-10 साल पहले एक जो अलास्का इलाका है, अलास्का वैसे इस प्लेनेट पे एक जगह ऐसी है जहाँ अमेरिका और रशिया आपस में हमसाए हैं। आपको पता है कि उनका लैंड टू लैंड डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस 80 किलोमीटर है। ये अलास्का का इलाका है, ईस्टर्न रशिया का इलाका है। तो अलास्का जहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया था लास्ट आइस एज का, तो वहाँ पे कुछ एविडेंसेस मौजूद हैं, फिज़िकली एविडेंसेस मौजूद हैं, जिसमें यूपिक विलेज है उनका, एक और विलेज है इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं आ रहा लेकिन है अलास्का का। हाँ, नानालेक इसी किस्म का मुश्किल सा नाम है। जैसे ये हमारे टेक्सला के इलाके हो गए और इन इलाके हो गए, तो वहाँ पे भी जो ना अलास्का में कुछ सिटीज़ ऐसे हैं, कुछ गांव ऐसे हैं जो पिछली आइस एजेस के दौरान बर्फ़ में दब चुके थे। तो वहाँ पे वहाँ के जो हैं आर्कियोलॉजिस्ट वो आजकल भी उस पर काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा एविडेंसेस मिले हैं कि माजी में आइस एजेस थी और उन इलाकों में उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा था। इन्हीं जगहों पे अलास्का और कनाडा या जो रशिया के बॉर्डर्स हैं, मैं आई वाज लुकिंग अप ऑन इट एंड कुछ एक टर्म जो है दैट फैसिनेटेड मी एंड आई स्टार्टेड रीडिंग अप ऑन इट, परमाफ्रॉस्ट से रिलेटेड। सर आपको यकीनन आइडिया होगा। What I read up on it, Ramisha, it's basically solid ice ground underneath the upper layer of the land. Okay, like there are rocks, prehistoric rocks, so there is prehistoric ice there. Okay. Permafrost की by definition अगर हम जाएं तो वो क्या है? Permafrost is solid ice जो 2 साल से हो सकता है बहुत 100 साल और बहुत millions of years पुरानी हो। अब इस परमाफ्रॉस्ट को एज एन एविडेंस लिया जाता है पुरानी गुजरी हुई आइस एजेस का।
इसी परमाफ्रॉस्ट के अंदर बहुत सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स के बाकियात मौजूद हैं जो अभी तक डिकम्पोज नहीं हुए, क्योंकि उस आइस ने उसको फ्रोज़न सॉलिड कर दिया है। अब हो क्या रहा है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स, उसकी वजह से ये परमाफ्रॉस्ट जो है वो मेल्ट हो रही है। जब ये परमाफ्रॉस्ट मेल्ट हो रही है तो वो इस कार्बन एलिमेंट्स को एक्सपोज कर रही है फॉर डिकम्पोजिशन, और इस एरिया में जो माइक्रोब्स हैं और या जो बैक्टीरियाज हैं वो उस कार्बन एलिमेंट को डिकम्पोज करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एमिशन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की, विच आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रीन हाउस गैसेज। एज ए रिज़ल्ट क्या हो रहा है कि ये गैसेज जब राइज करके ऊपर एटमॉस्फेयर में जा रही हैं तो वो ग्रीन हाउस का इम्पैक्ट जो है वो बढ़ा रही हैं, और इस ग्रीन हाउस के इम्पैक्ट के बढ़ने की वजह से ज़मीन पर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। एंड दिस इज़ अ विशियस साइकिल जो चलता चला जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑब्वियसली जब वो आइस मेल्ट हो रही है तो सी लेवल्स जो हैं वो राइज कर रहे हैं, और बहुत सारी जो सेटलमेंट्स थी रशिया में नियर द कोस्ट लाइन, दे हैड टू रीलोकेट बिकॉज सी लेवल आगे आ रहा था और वो कोस्ट लाइन रिमूव हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही थी। सो परमाफ्रॉस्ट का मेल्ट होना और उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिट होना और उसकी वजह से जो है टेम्परेचर्स का दोबारा राइज होना, बढ़ना, और उस विशियस साइकिल से हमारा जो है ज़मीन का एग्जैक्टली ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। मेरे ख्याल में दिस इज़ वन ऑफ द इंडिकेशंस के आइस एज जो है की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये देखें, इन्होंने इनडायरेक्ट बात की है ग्लोबल वार्मिंग की, ठीक है। इससे पहले जितनी भी आइस एजेस आई हैं ना माजी में, तमाम आइस एजेस से पहले ग्लोबल वार्मिंग हुई थी, वार्मिंग फेज था। तो बिल्कुल फौजी जो आपने बात की कि ये बिल्कुल ठीक है कि ये इंडिकेटर है कि ये ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो चुकी है। तो इसके बाद तो आइस एज ने आना है, और आइस एज के हवाले से आपने परमाफ्रॉस्ट की बात की, और वैसे भी किसी आम से बंदे से भी पूछो कि आइस एज कहाँ आएगी तो आंखें बंद करके कहेगा जी रशिया में आएगी, यूरोप में आएगी, अमेरिका में आएगी, स्कैंडिनेवियन कंट्री है वहाँ पे आएगी जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उन इलाकों में तो आनी है। मगर इससे ही मेरा ये सवाल था कि हमें ऑब्वियसली हमें वी आर worried about what will happen in Europe or America and everything, but सबकॉन्टिनेंट में, साउथ ईस्ट एशिया में या UAE साइड पे, इन साइडों पे क्या इफेक्ट आएगा इस आइस एज का? यही क्वेश्चन है जो हमारा कंसर्न है कि आइस एज ने तो आना है और जल्द आना है, और क्या उसने इस इलाके में इंक्लूडिंग पाकिस्तान, साउथ ईस्ट एशिया की आपने बात की, तो इन इलाकों में क्या ये आइस एज आएगी या इसका इम्पेक्ट क्या होगा? साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं जिसमें जापान, फ़िलिपीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, हत्ता कि इंडिया, ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं। इस पे इन इलाकों में कोई बहुत ज़्यादा इसका इम्पेक्ट नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है इनके कुछ इलाकों में इसका इम्पेक्ट आ सकता है। और ये जो लास्ट आइस एजेस के हवाले से हमने बात की ना, अलास्का की, रशिया की, यूरोप की, तो जनूबी यूरोप में हत्ता कि मिडल ईस्ट के बाज़ इलाकों में भी इसके एविडेंसेस मौजूद हैं। लिटरेचर ये भी कहता है कि इन इलाकों में जब आइस एज आई थी तो उसका इम्पेक्ट हुआ था रोमन एम्पायर में, वो ख़त्म हो चुकी थी, बेजेंटाइन एम्पायर का आगाज़ था इन इलाकों में, उन दिनों में ताउन फैला था, तो उसको भी ये लिंक करते हैं कि क्या खुश्कसाली होती थी, खुश्कसाली ड्राउट होता था, क्योंकि आइस एज जब होगी तो यकीनन खुश्कसाली तो होगी, ड्राउट भी होगा, बिल्कुल होगा, और उसी वजह से इन इलाकों में जंगें बहुत ज़्यादा हुई थी आपस में खुराक की वजह से। तो कुछ इंडिकेटर मिडल ईस्ट में मिलते हैं, तो मिडल ईस्ट में जो इलाके हैं उनको देख के, और ये जो हमारा रीजन है जिसमें पाकिस्तान के तमाम नहीं कुछ इलाके इंक्लूडिंग कुछ अफ़गानिस्तान के से, ईरान के से, तो इन इलाकों पे यकीनन इसका इम्पेक्ट कुछ ना कुछ हद तक आएगा। सर अभी तो हमने जियोग्राफिकल रीजन में स्पेसिफ़िक होके एशिया की और मिडल ईस्ट की बात की। मैं ये जानना चाहती हूँ, या जो मेरे जहन में सवाल आ रहा है वो ये है कि ओवरऑल हमारी पूरी दुनिया में ज़मीन के ऊपर क्या मौसमियाती तब्दीलियाँ होंगी और क्या चीज़ें हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए इस आइस एज से? देखिए, मौसमियाती तब्दीलियाँ आज से 30-40 साल के मौसम तो हमें भी याद है।
30-40 साल पहले मौसम, आपको अपने बचपन के मौसम याद होंगे कि जब आप स्कूल जाते होंगे तो किस किस्म की ठंड होती थी, क्या इतनी गर्मी होती थी उन दिनों में, इस किस्म का मौसम नहीं होता था। तो आजकल हम ये देखते हैं कि पिछले 40-50 सालों में क्या मौसम तब्दील हुआ है। आपका जो गर्मियों का मौसम है एक्सपेंड हो चुका है, विंटर आपके महदूद हो चुके हैं, स्प्रिंग सीज़न भी आपके महदूद हो चुके हैं। आपको बिल्कुल ही बराए नाम सही रहेगा ना, वो भी महदूद इलाकों में है। तो इन मौसमों ने वापस आने, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में ये हुआ जिसकी हमने बात की, तो ग्लोबल कूलिंग जब होगी तो वो इसकी वापसी होगी। आजकल समर सीज़न एक्सपेंड हो रहे हैं, उस वक्त विंटर सीज़न एक्सपेंड होंगे, और जिन इलाकों में विंटर बहुत तवील होते हैं, सख्त होते हैं, उन इलाकों में क्रॉप्स कम से कम होते हैं, तो फूड स्कार्सिटी की तरफ हम जाएंगे। बिल्कुल हम जाएंगे। चलिए, फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग ये चीज़ भी आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, और हम एज पीपल व्हाट वी कैन डू टू प्रिवेंट दोज थिंग्स फ्रॉम हैपनिंग।